विधि और सामाजिक संपरिवर्तन एक एलएलएम में नया पेपर, जिसके बारे में विद्यार्थियों के मन में कुछ आशंकाएं। कुछ लोग इसे कठिन कहते हैं, कुछ के लिए आसान तब होता है जब वह विधि और समाज के बीच में कोई सामंजस्य बैठाते हैं। विधि किसे कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन कौन सी बातें हैं जिन्हें संपरिवर्तन में परिवर्तित कर दिया जाता है? विधि के वो कौन से ऐसे सुनिश्चित किए गए विवाद हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज में परिवर्तन ही नहीं, एक संपरिवर्तन भी हुआ है। अब बारी बारी से इन तीनों बातों को अगर व्याख्यायित किया जाए तो विधि वह है जो समाज के पढ़े लिखे वर्ग के को सुरक्षित करने के लिए एक बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा एक ऐसा असुरक्षित वातावरण में कुछ पढ़े लिखे लोगों को रोककर सुरक्षित रखा जाए, अर्थात बहुसंख्यक के ऊपर अल्पसंख्यकों का सुरक्षा यह कहा जाए, तो यह विधि के अनुसार एक व्याख्या कही जाएगी। जरा विधि के दृष्टिकोण से सामाजिक संपरिवर्तन किसे कहते हैं, अगर ये समझा जाए तो संपरिवर्तन एक ऐसी अवधारणा है जो एक व्यक्ति जब हाई स्कूल पढ़ा, इंटरमीडिएट पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया और किसी भी बहाने से वो देश की सेवा के लिए, एक उदाहरण के लिए कि एक देश की सेवा के लिए वो कहीं बॉर्डर पे खड़ा है, प्रहरी की तरह खड़ा है। वही व्यक्ति जब हाई स्कूल में था तब सोचता था कि हम पास हो जाएं, हमें नौकरी मिल जाए। वही व्यक्ति आज के तिथि में जब वह देश पर एक बंदूक लिया है और ऐसे वो अपनी कर्तव्य भावना से सेवा कर रहा है जिसे मानो समस्त देशवासियों की सुरक्षा का भार उसी व्यक्ति के कंधे पर है, यह सोच करके वह जब काम करता है तब उसको कहते हैं कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक दायित्व और कर्तव्य का आपस में मिला जुला बोध है जो किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को मिल गया है। यह भी बात निश्चित है कि आखिर जब विधि भी समाज का ही अंग है तो विधि के रूप में कौन सी ऐसी बातें हैं जो यह कहा जाए कि वह सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ विधि चलती है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा निर्णित वाद हैं, चाहे वो खंडपीठ के ही क्यों न हो या संविधान पीठ के हो। संविधान पीठ के मामले अक्सर कंप्लीट या कहा जाए कि पूर्ण पीठ का भी मामला माना जाता है। इनके द्वारा दिया गया जजमेंट, निर्णय समाज बड़े सहर्ष स्वीकार करता है और उन परंपराओं में एक कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए न्यायालय एक नए प्रतिमान स्थापित करती है जो न्यायिक प्रतिमान भी बोले जाते हैं। या ये कहा जाए कि निर्भया जैसा एक बहुत चर्चित केस भारत की न्यायिक व्यवस्था में जिस तरह से उसका निर्णय जितने दिन में दिया गया, यह भी अपने में तारीफ के लिए उचित है। एक परिवार की एक व्यक्ति, माँ बाप की बेटी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन एक ऐसा कुकृत्य जिसे दंड की भाषा में आपराधिक दंड के योग्य था, वो एक साधारण परिवार का आदमी जब इन बातों को ऊपर ले गया, FIR से ऊपर गई, तो बड़े सभ्य राजधानी में सभ्य लोगों के द्वारा बिना किसी नेता के नेतृत्व के कोई ग्रुप ने कोई अगुवाई नहीं की थी, लेकिन मोमबत्ती लेकर के सब लोग उसे इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया गेट पहुंच जाते थे। सरकारों को इस बात का जब ठीक से तहकीकात करके ज्ञान हुआ तो यह मामला बहुत गंभीर था। आखिर अंत में उस मामले में इतनी पिटीशन आई, सब लोगों ने जान लिया, क्यूरेटिव पिटीशन, मर्सी पिटीशन, राष्ट्रपति के यहाँ से उसका रिव्यू हुआ, एक एक व्यक्ति का एक एक बार में जो तीन उसकी याचिकाएं थी सब बारी बारी से लगी, लिंगर ऑन करने की कोशिश की गई, फिर भी जजमेंट ऐसे हुआ जैसे मानो
कि कहीं भी भारत में उस प्राकृतिक न्याय का अभिलेखी न्यायालय के न्याय से कोई कंट्राडिक्शन था ही नहीं। जो प्राकृतिक न्याय कह रही थी उसे अभिलेखी न्यायालय पुष्ट कर रहा था। लाख दावों के बाद बहुत सारे चरणों में प्रक्रमों के माध्यम से अंत में निर्णय यही हुआ कि उन 4 लोगों के फांसी की तिथि दी गई। उन पर भी कितनी बातें कही गई कि ये किसी की पत्नी विधवा हो जाएगी, किसी की माँ रोएगी, कुछ होगा, ऐसा होगा। लेकिन न्याय तो एक ऐसा शब्द है जो समाज के द्वारा विधि से अपेक्षा की गई थी, उसकी पुष्टि हुई। उसे कहा गया सामाजिक संपरिवर्तन या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। रह गई कि जैसे आजकल मीडिया भी कुछ ऐसे न्याय करती है कि किसी विषय को अचानक से उठा देती है और वो विषय बहुत दिन तक उठता चलता जाता है। समाज को उसमें कोई मौज नहीं आती है, लेकिन विधि की मजबूरी है कि अगर उस चीज़ का कभी इशू बनाया गया है तो उसको अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। आपको याद होगा कि दिल्ली दंगे का केस हो, चाहे सज्जन कुमार का पर्सनल मामला हो, या मीडिया आजकल जिस तरह से हर मामले को उजागर कर देती है। एक FIR की प्रति दिखा देगी, एक घटना का उल्लेख कर देती है, न्यायालयों की मजबूरी हो जाती है उस पर सुओ मोटो ले ले। सुओ मोटो भी ले सकता है न्यायालय कभी भी ऐसे केसेस में निर्णय देने के लिए बाध्य भी है। भारत में कोई भी आदमी निर्णय के बिंदु तक अपना हक रखता है। पॉलिटिकल पार्टियों का चाहे वो मामला हो कि इनको चंदे की राशि का हिसाब दिया जाए या ना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से विभाग हैं जो RTI के दायरे में आएंगे, या नेताओं के उन बातों का कि उनका आपराधिक चरित्र कितने मुकदमे पंजीकृत हैं, किस राजनीतिक पार्टी को टिकट देना क्यों जरूरी हो गया था, जनता को जानने का अधिकार। इस तरह के जो मामले बहुचर्चित आए, चाहे वो 3rd जेंडर का मामला आया हो, या उन बच्चियों का एक ग्रुप है जो आंध्र प्रदेश में केस को, वो लोग लॉ ग्रेजुएट, अंडर लॉ ग्रेजुएट करके भी उन्होंने केस फाइल किया था, कॉमन काज केस। इस तरह के जो मामले अब तक जुडिशरी में न्यायपालिका केवल वकीलों को ही अधिकृत करती थी, या ये कहा जाए कि कुछ मामले हैं जो सिटीजन सूट या PIL की तरह से दिखते हैं, लेकिन वो मामले इतने अर्जेंट होते हैं कि समाज के दबाव में विधि को कोई न कोई रास्ता निकाल करके उसकी तरफ जाना पड़ता है। या आप लोगों को यह भी साइट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि बहुत दिन से जिन मामलों को पेंडिंग रखा गया था, उन मामलों में विधि ने ऐसा दबाव दिया, विधि ऐसा उस केस की मदद की कि लास्ट में जाकर के उसका जजमेंट ही आना सुपीरियर मान लिया गया। जुडिशरी में कुछ ऐसे सामाजिक संपरिवर्तन के दबाव आते हैं जो विधि के रूप में, जैसे कहा जाए कि कभी कहा गया कि इन मामलों से अर्जेंट बहुत सारे मामले हैं, उनको सुना जाए। आधार का भी मामला इसी में आता है कि आधार की वैलिडिटी है कि नहीं है, आधार पे भारत सरकार का निशान है कि नहीं है, आधार को क्यों आखिरी मान लिया जाए, आधार क्यों सबको लिंक कर दिया जाए। PDS सिस्टम में क्या सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम फैसला करेगा। दूसरी बात कि बहुत सारे पॉलिटिकल अंतर्देशीय या अंतर्विदेशीय मामले भी जिनसे एक पक्षकार भारत है, कहीं न कहीं वो दबाव देता है। इन संदर्भों में एक बात बहुत स्पष्ट उल्लेख करने लायक है जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का है कि एक ही व्यक्ति है जो विदेश के किसी जेल में बंद है, लेकिन भारत में जब उस बात का जिक्र होता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश हो उस देश को जहां हमारा एक नागरिक बंद है, तो ऐसे लगता है कि जैसे समाज आंदोलित हो रहा। कहने का अर्थ कि सामाजिक संपरिवर्तन और विधि दोनों जैसे मानो इस तरह से व्याप्त हैं हमारे परिवेश में, हमारे भारत देश में,
कि यह कह दिया जाए कि हर जगह विधि का अस्तित्व दिखाई देता हो। पहले वो किस रूप में था, अब वह किस रूप में आया, धीरे धीरे वो किस रूप में आकर के अब हमारे सामने आ गया है। क्या इसे यही मान लिया जाए कि यही इसकी अंतिम परिणति है? नहीं। जब हम उनकी व्याख्या करने के तरीके अलग ढूंढते हैं तो उनके पीछे से दूसरा रास्ता निकलता है। जैसे यह कहा जाए कि कुछ लोग हैं, अरुंधति राय का एक केस आया था, उस केस को भी आप देखें कि अरुंधति राय एक PIL के माध्यम से भी आती हैं और सुप्रीम कोर्ट में कुछ बातें कहती हैं। सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश भी देता है कि अरुंधति राय जजमेंट मत दीजिए, केवल पिटीशन फाइल करिए। एक वो बालक का मामला आता है कि जिस दिन वह अपराध करता है उस दिन वह नाबालिग था, माइनर था, लेकिन जब उसको सज़ा के बिंदु पर ले जाया गया तब लोगों ने कहा कि नहीं, ये मेजर नहीं, ये तो माइनर है, तो उसे छोड़ दिया जाए, उस अपराध का एक भाग छूट जाए। कुल कहने का आशय ये रहा कि विधि और समाज के बीच में एक संबंध है। उन संबंधों को हम गतिशीलता के साथ व्याख्या जब करते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए उसे एक नज़ीर के रूप में रखते हैं, उस नज़ीर को ही हम सामाजिक संपरिवर्तन के साथ जोड़ देते हैं। शिक्षा विभाग में भी इसी तरह की प्रगति हुई थी कि पहले राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के पास ही शिक्षा विभाग का एक अस्तित्व होता था कि जितने विश्वविद्यालय, कॉलेजेज, ये सब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के थे। लेकिन धीरे धीरे एक हम लोक कल्याणकारी व्यवस्था को जैसे ही आगे बढ़ाते गए, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हमारे अगल बगल भी हमारे जनरेशन, आने वाली भविष्य के, उनके लिए उपलब्ध हैं, शिक्षा प्रदान करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए। यह भी सामाजिक संपरिवर्तन का एक भाग है। पहले आवागमन भी सुरक्षित नहीं था, अब तो सरकारें खुद पूछती हैं कि इनकम टैक्स के दायरे में आप आते हैं कि नहीं, यदि आपने विदेश यात्रा की है, कितनी की है। टिकट खरीदते समय आधार लिंक हो जाता है और उस लिंक के आधार पर आपके बोलने की प्रतीक्षा नहीं की जाती है कि आप सर्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन सरकारें जान जाती हैं कि ये इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। कहने मतलब किसी भी तरह से विधि फ्रीडम के साथ चलती है, ना कि लिबर्टी के साथ चलती है। और जब विधि बंधन के साथ चलती है तब कहा जाता है कि विधि विकास के साथ चल रही हो, ऐसा विकास है जो भविष्य में सतत विकास का एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। अर्थात विधि और सामाजिक संपरिवर्तन को जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इसकी व्याख्या वर्तमान की भी होगी और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी व्याख्या इसमें छिपी हुई है। आज इतना ही। फर्स्ट यूनिट में एक पार्ट रिलीजन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन विथ लॉ, इस पर एक लेक्चर अगला सीरीज होगी। धन्यवाद।